देखो 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें वो पूरा नीट का एग्जाम लिखा हुआ है। काफी टाइम ऐसा हुआ है डिमोटिवेट हो जाती थी कि मेरे क्यों नहीं आ रहे मार्क्स। पेरेंट्स कह रहे ऑफलाइन ज्वाइन करना है, बट बच्चों को ये होता है नहीं, हमें तो अपने फेवरेट टीचर से ही पढ़ना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में एरर होती है। जब आप सोचते हैं अरे यार अच्छा ये ऐसे यूज होना था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों को अक्सर यही होता है। पहले पता होता ना आप टीचर्स के बारे में तो शायद मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। वो मेरे को काफी हेल्पफुल लगी थी एग्जाम टाइम में, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। उसमें क्या है कि आप क्वेश्चन बस डाल सकते हो और वो आपको पूरा सोल्यूशन भी लिख के दे देगा। लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए? लास्ट टाइम 4 और उससे पहले 2। एवरी टाइम मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने बताया प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस तो बच्चों आपकी इस नीट की प्रिपरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अक्सर प्रॉब्लम्स की बात तब करते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है कि क्या कमी रही आपकी प्रिपरेशन के दौरान, बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान बात करेंगे आपकी क्या क्या ऐसी कमियां हैं, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपके सिलेक्शन को रोक रही हैं। अगर आज हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो ट्रस्ट में बच्चों अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं और उसमें हम अपनी गलतियों को सुधार के इसी साल नीट 2025 में सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने अपने साथ बुलाया है हमारे ही बैच की बहुत ही प्यारी एस्पिरेंट अंजलि राज को, जो हमसे डिस्कस करने वाली है कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रही है और उसकी ऐसी कौन सी रियलिस्टिक सॉल्यूशंस है जो हम आपको देंगे जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अभी से ही ढूंढ ले। तो आइए वेलकम करते हैं। हाय अंजलि। हेलो मैम, कैसे हो? मैम आई एम गुड। कैसा लग रहा है? मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली आपसे मिलके। ऑनलाइन देखती थी देन ऑफलाइन देख रही हूँ तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है। एंड अंजलि अपने बारे में बताओ, आप कहाँ रहते हो और किस तरीके से आपने अड्डा ज्वाइन किया और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अभी आप फेस कर रहे हो, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैं ये दिल्ली से ही हूँ, रोहिणी साइड से। एंड मतलब मैंने जो नीट अड्डा जैसे ज्वाइन करा था मैंने आपके थ्रू किया था। लाइक मैं जब 12th में थी तो मैंने आपकी वो देखी थी एनसीईआरटी सीरीज वगैरह यूट्यूब पे, तो वो मेरे को काफी हेल्पफुल लगी थी एग्जाम टाइम में और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे बारे में। देन यूट्यूब के थ्रू आपकी मतलब एड्स वगैरह देखी नीट अड्डा वगैरह की, तो वहीं से मैंने जीएनटी टीम को ज्वाइन करा। देन आपके थ्रू नितेश सर, तमन्ना मैम, इन सब ये सारे टीचर्स मिले। That's great। तो ये तो था हमारा कि कैसे अंजलि हम तक पहुंची। और अंजलि एक बात बताओ कि जब आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की तो अक्सर बच्चों को एक डाउट आता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं ऑफलाइन ज्वाइन करना है, बट बच्चों को ये होता है नहीं, हमें तो अपने फेवरेट टीचर से ही पढ़ना है, क्योंकि आपका हम लोगों से दिल लग चुका होता है। आपको लगता है कि नहीं ये जो समझा रहे हैं हमें दिमाग में जा रहा है। तो आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा अपने घर में कि पेरेंट्स कह रहे हैं ऑफलाइन जाना है बट आपका मन ऑनलाइन का है? हाँ, जैसे पेरेंट्स बोल रहे थे कि ऑनलाइन फेक वगैरह होता है, काफी हाँ। ऐसे बोला गया था। एंड 2 महीने तो मतलब काफी मम्मी ने बोला कि नहीं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है ये वो। देन आपकी सेशन में जैसे बताया टीचर्स ने कि हमारा कंपटीशन यहाँ पे ऑनलाइन में काफी ज्यादा बच्चों से है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन जैसे बैच के बच्चे होंगे उनमें कंपटीशन होगा, ऑनलाइन में जैसे अभी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी नीट अड्डा देगा, मतलब काफी कुछ टेस्ट सीरीज मिल जाती है। देन उसमें काफी बच्चों के साथ कंपटीशन बीट होता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऑनलाइन आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि या अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन किया होता तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहता? ऑनलाइन में मेरा टाइम जो है ना, टाइम काफी सेविंग्स हुई है। और ऑनलाइन में अगर बच्चा डेडिकेटेड है ना तो ऑनलाइन बहुत अच्छा कर सकता है। ऑफलाइन में टाइम वेस्ट है ट्रैवलिंग वगैरह। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ऐसी क्या चीज है, लाइक अभी जितने टेस्ट हो रहे हैं आप कुछ सिलेबस करते हो, फिर उसके बाद आपका डेडिकेटेड टेस्ट होता है आपके बैच का, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि टेस्ट जल्दी आ रहा है, हाँ, और हमारा सिलेबस नहीं हो पाती भी चल रहा है, बट हमारी जो प्रिपरेशन है टेस्ट की वो नहीं हो पा रही है। वो वही नहीं हो पाती।
टेस्ट में मार्क्स भी थोड़े कम आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो भी मिलता है नीट अड्डा के थ्रू। बीच में सेशन चलते रहते हैं, काफी टाइम ऐसा हुआ है डिमोटिवेट हो जाती थी कि मेरे क्यों नहीं आ रहे मार्क्स, बट आएंगे, रिवीजन जैसे चलेगी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। काफी मेरे मतलब फर्स्ट टेस्ट में तो बहुत बेकार मार्क्स आए थे लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, एंड वही है, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे आएंगे मार्क्स। दैट्स गुड। तो अंजलि, क्या आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि आज हमें डिस्कशन करना चाहिए और वो आपकी हेल्पफुल होगा आगे की प्रिपरेशन के लिए? आई थिंक ना बैच टेस्ट और एनबीटीएस ये ग्लिच कर रहे हैं। अच्छा, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एनबीटीएस भी साथ ही आ जा रहा है और बैच टेस्ट भी साथ में आ जा रहा है? जैसे एक संडे होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे होता है, तो आई थिंक वो अगर नेक्स्ट संडे हो जाए तो। अच्छा, तो आप चाह रहे हो कि हम ऑल्टरनेट कर दे, एक दिन एनबीटीएस, एक दिन बैच टेस्ट और एक दिन बैच टेस्ट एक संडे को। चलो ठीक है, ये तो खैर हमारे वो फंक्शनिंग है, वो तो हम चेंज कर सकते हैं। और बताओ। और आई थिंक वीडियो सॉल्यूशंस टेस्ट के प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे, ठीक है, तो इस पे तो हो जाएगा वीडियो सॉल्यूशंस पे। और बताओ। और डीएनए आरएनए के सॉल्यूशंस वो भी चाहिए? वो है, लेकिन वो गलत है, मतलब उसमें आंसर गलत आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर रॉन्ग है, और जो दूसरा मतलब कि जो आप आंसर निकालते हो वो ठीक है, ऐसा? मतलब मेरा तो आंसर से निकलता, सही भी निकले तो उसमें डाउट हो जाता आंसर देख के। अच्छा, फिर कई गूगल वगैरह करके फिर वो एंड उसमें नीट अड्डा में कम्युनिटी हमारा डाउट ऐप नहीं यूज किया जो हमारा एआई वाला है, रोहित का है, मैं तो कम्युनिटी में डाल देती हूँ। अच्छा, अभी ना हमारा एक एआई टूल भी आ रहा है डाउट का, जो आज लॉन्च होगा। अच्छा, उसमें क्या है कि आप क्वेश्चन बस डाल सकते हो और वो आपको पूरा सोल्यूशन भी लिख के दे देगा। इट इज लाइक एआई डाउट सॉल्विंग, वो भी एक चीज है जो इंट्रोड्यूस हो रही है, आज होगी वो। और मैम जैसे आपका तो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका तो डाउट कहीं से भी कोई भी बता देगा, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट नितेश सर एंड तमन्ना मैम ही बताए तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सबका समझाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। हाँ, चलो इसके लिए मैं एनडी सर और डीसी मैम को बोलूंगी डाउट लगाओ, प्रैक्टिस क्लास में लगाओ ठीक है। और तो बस कोई वो नहीं, बाकी सब बढ़िया। चलो, अच्छा, अब ये बताओ कि when you decided to become a doctor कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है? मुझे एक्चुअली था तो बचपन से क्रेज, देन फिर बीच में मतलब मैं बहुत ज्यादा बीमार रही हूँ, देन मतलब डॉक्टर्स को देख के मेरे को मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं मेरे को बनना है। अच्छा, और ये आपका ड्रॉप कौन सा है? अभी तो मेरा थर्ड टाइम है। ये आपका थर्ड टाइम है? लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे? लास्ट टाइम 400 और उससे पहले 250, यानी एवरी टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर मेरे को पहले पता होता ना आप टीचर्स के बारे में तो शायद मेरे ड्रॉप नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने पहले कहाँ से प्रिपरेशन की थी? पहले वैसे ही एक लोकल कोचिंग टाइप समझ लो, ऑफलाइन थी वो। होता है बच्चों का ये ना कि जो नीट सेंटेड टीचर्स होते हैं वो एग्जैक्टली नीट का ही पढ़ाते हैं। उनको ये रहता है कि आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा, या वो लाइन दिख जाएगी जैसे मार्क कराते हैं कि PYQ था, या ये सेम चीज फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में याद करो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है बच्चे को हाथ क्लास में याद कराना। बायोलॉजी सब्जेक्ट में तो बहुत जरूरी है कि हम साथ में याद कराएं, बच्चे से बार बार बुलवाए क्लास में कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आपने स्टार्ट करा ना फिलअप्स आप करवाते हो, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उससे बच्चे ना एक तो क्लास में अटेंटिव रहता है कि मैं टीचर को नहीं सुनूंगा तो मैं अभी इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो एक कांस्टेंट डर बना रहता है कि इसका आंसर मैंने नहीं दिया बट बाकी सब दे रहे हैं, कि बाकी सब सुन रहे मैंने सुना। तो बच्चे में क्लास में कॉम्पिटिटिवनेस आता है कि नहीं मुझे बहुत अटेंटिवली पूरी क्लास को सुनना है, वरना शायद मैं स्किप कर दूंगा इंपॉर्टेंट चीज क्लास में। ऐसा मुझे लग रहा है। कर लो, कितनी अच्छी से पढ़ाया था। अभी खैर अभी क्रैश कोर्स है, उसमें वापस से रिवीजन तुम्हारा सब सारा ही हो जाएगा, सब कुछ तो है, बहुत सारी चीजें रिवीजन के लिए। तो जब भी आप अपनी नीट की तैयारी करते हो बच्चे, आपको देखो 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। 2 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा नीट का एग्जाम टिका हुआ है। एक तो आपका सिलेबस और दूसरा आपकी प्रैक्टिस। मैक्सिमम जो 70% बच्चे होते हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सिलेबस कंप्लीशन। वो प्रैक्टिस का नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं मेरा सिलेबस हो जाए पहले फिर करूंगा प्रैक्टिस, मेरा सिलेबस हो जाए फिर करूंगा प्रैक्टिस, सिलेबस हो जाए फिर करूंगा प्रैक्टिस।
बट होता है कि जब आप साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं लगता है कि सवाल कैसे आएगा पेपर में, और जहां आप वहां पे फंस गए। बेसिकली जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो पेपर में तो क्वेश्चन ही आने, फिर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? कॉन्सेप्ट आता है बट उसको यूज कैसे करें वो आपको आएगा ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप एक रेसिपी बना रहे हैं, हजारों रेसिपीज मिलती है हमें यूट्यूब पे हर जगह, बट जब हम एक्चुअली बनाने जाते हैं तो क्या एग्जैक्टली बन जाती है? 1000 लोग बता रहे हैं कि भटूरे कैसे बनेंगे, भाई वही मैदा है, वही यीस्ट है, वही सोडा होगा, वही पानी होगा, सब कुछ सेम है, बट नहीं बनते हमसे। बट वही जब हम 2 से 3 बार उसे घर में बना के ट्राई करते हैं तो बनता है। तो इससे क्या लर्निंग मिलती है कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में एरर होती है। जब आप सोचते हो अरे यार अच्छा ये ऐसे यूज होना था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों को अक्सर यही होता है, अच्छा ऐसे फॉर्मूला यूज होना था, ये फीलिंग आती है। फिर दूसरी बार जब वो सेम क्वेश्चन करते हैं, अच्छा इसमें मुझे पता है फॉर्मूला यूज होगा, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बट आपको ये पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अब तीसरी बार में आपको फॉर्मूला भी पता है और आपको ये भी पता है कि मैं अपनी कैलकुलेशन छोटे कैसे कर सकता हूँ, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट योर करेक्ट आंसर। तीसरे अटेम्प्ट तक हमें जाना होता है। अगर आज आप बायो का भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर, जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया, मैं खुद कहती हूँ क्लास में तुमसे कि मुझे फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया था ये चैप्टर, मैंने खुद इतनी मेहनत कर करके इसे समझा है, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि बच्चे पहली बार में समझ, नहीं होता। मेरे से भी आजकल गलतियां हो जाती है, पेडिग्री में कई बार हो जाती है प्रैक्टिस के बाद भी। तो पहली बार जेनेटिक्स कुछ समझ में आता है 10%, जब आप उसका वन शॉट देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ठीक है ये डिटेल में ये ऐसे होगा। तीसरी बार में आप उसके क्वेश्चन करना शुरू करते हो, 4 टाइम में आप उसके एक्सपर्ट बनने शुरू करते हो। तो हर चीज का एक तरीका है। अगर सिर्फ हम सिलेबस या कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप पेपर वाले दिन अच्छा नहीं कर सकते। सब कुछ आते हुए भी आप गलत कराते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो सिलेबस के साथ साथ, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। नोबडी कैन स्टॉप। मतलब मैम चाहिए 5 महीने बच गए सिर्फ प्रैक्टिस। ये मैंने कहा था ना जब बैच ज्वाइन किया था आप लोगों ने, यस मैम, मई में, कि दिसंबर तक सिलेबस होगा, उसके बाद 5 महीने रिविजन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बच्चा दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर देता है, उसका 650 से ऊपर स्कोर आना तय हो जाता है, क्योंकि उसके अब आप लोग के ऊपर कोई टेंशन नहीं है सिलेबस की। yes, अब आपको पता है मेरा सिलेबस कंप्लीट है, अब मुझे क्या करना है, रिवाइज करना है एक बार और, कोई बैकलॉग है तो वो कंप्लीट करना है, कोई चैप्टर मेरे हेल्थ इश्यू से उस टाइम स्किप हो गया वो कंप्लीट करना है। तो जो छोटी छोटी चीजें छूटी हुई है अब उनको करना है मुझे अगले 15 दिनों में, दिसंबर में। उसके बाद 1 जनवरी से यू आर इनटू रिविजन एंड प्रैक्टिस। अप्रैल के महीने में कम से कम 40 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं फुल सिलेबस। बस थोड़ा सा यही है अपना, अगर काम हम 10 मिनट पहले करना शुरू करते हैं, मैं क्लास में भी हमेशा बताती हूँ 10 मिनट पहले काम करोगे तो टाइम को तुम कंट्रोल करोगे, वरना टाइम तुम्हें कंट्रोल करेगा। सिलेबस टाइम से कंप्लीट कीजिए, क्लासेस को बंक मत कीजिए, शुरू से रेगुलर रहिए, क्योंकि एक क्लास का नुकसान सिर्फ एक क्लास का नहीं होता, पूरे चैप्टर का नुकसान होता है। आपको नहीं समझ में आता फिर कैसे आगे पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, मोल कॉन्सेप्ट की आपने क्लास छोड़ दी, आप कैसे करोगे सवाल? तो क्लासेस तो किसी भी बच्चे को, नीट एस्पिरेंट को कभी बंक नहीं करनी चाहिए। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप टीचर का नहीं कर रहे, क्योंकि टीचर तो टीचर बन चुका है अब आपने डॉक्टर बनना है। yes, हम तो करियर बना चुके जो बनाना था हमें, अब आप लोगों ने अपना करियर बनाना है। अब आप सिर्फ ये नहीं, फिर आप जब एमबीबीएस में भी जाओगे तो वहां के भी एग्जाम्स हैं, फिर आपको आगे एमडी की भी तैयारी करनी है। ये तो अभी चलता रहेगा, जब तक एमडी नहीं हो जाती है चलता रहेगा सिलसिला आगे तक। बहुत मेहनत है, पर वही मेहनत करके डॉक्टर बना जाता है, और बढ़िया उसकी जो रिस्पेक्ट है वो भी अलग है। मैं लेकिन बीच में ना मैं मार्क्स से डिमोटिवेट हो जाती हूँ। वो बच्चों देखो, अगर ना आपके कॉन्स्टेंटली सारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं ना, ये एक डिफरेंट इशू है। अगर आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट में कुछ टेस्ट में कम आ रहे हैं, ये एक अलग इशू है। अगर आपके कुछ टेस्ट में कम आ रहे हैं, बाकी में ठीक आ रहे हैं, तो यानी कि आपके वाले चैप्टर कमजोर है, इसलिए पार्ट टेस्ट कराता है हर कोचिंग।
आपको ये बताने के लिए कि आप इन टॉपिक्स में वीक है, बाकी में आप अच्छे थे। बट अगर थ्रू आउट आपकी सब टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट मीन्स आप क्लास में ढंग से सुन नहीं रहे, आप क्लासेस ढंग से लगा नहीं रहे, और ना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े उसमें माइनर ही। अभी धीरे धीरे होंगे क्योंकि पार्ट टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, फिर रिविजन होगा, फिर फुल सिलेबस में देखना इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। और मैम मेरा थोड़ा टाइम का भी इशू है, मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। अच्छा, इसके लिए तो स्टॉप वॉच लगा के बैठो। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको हर 1 घंटे में 90 क्वेश्चन की स्पीड बनानी है। ये बहुत चैलेंजिंग स्पीड है। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत चैलेंजिंग है, कोई नहीं कर पाता। बट दिमाग में लगा के चलना है। पहले क्या होगा, 60 मिनट में 30 करोगे, फिर 35 पे जाओगे, फिर 37, फिर 38, फिर 40, फिर 45। अगर 1 घंटे में आप 45 कर रहे हो तो आपका नीट का पेपर तो डन है। आपका तो पेपर डन हो गया 1 घंटे में। कभी कभी टेस्ट में क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो मैं उसमें भी सोचने लग जाती हूँ कि नहीं ये गलत हो सकता है। ये वही मैं बता रही हूँ, सेल्फ डाउट है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सेल्फ डाउट तभी आता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि आपने एक बार किया है, बट उस एक जैसे आपने 4 क्वेश्चन और नहीं किए फिजिक्स केमिस्ट्री में स्पेशली, तो सेल्फ डाउट आता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैंने फॉर्मूला सही लगाया है, ये तब आता है सेल्फ डाउट। मतलब प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब तो टाइम ही प्रैक्टिस का है। अब टाइम है 1 शॉट से रिवाइज करने का, अब टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस लगाने का। आप डिटेल में सिलेबस कर चुके हैं, आपको एक एक लाइन समझा दी गई है, अब उस लाइन से सवाल कैसे आएगा, अब आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर अब इसके बाद फिर वही है, आप सिर्फ सिलेबस और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस पे आप दे नहीं रहे। अगर लैंग्वेज ट्विस्ट में क्लास में कर देते तब बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते क्वेश्चन। तो बायो में तो उसका ये वर्ड का करेक्ट इनकरेक्ट है ना, ध्यान देना, सिली मिस्टेक ना हो जाए, क्या हमने क्वेश्चन ढंग से रीड किया नहीं किया। क्वेश्चन रीड भी जल्दी करना है, कम समय में करना है, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं फिर उसको इंग्लिश को हिंदी में समझ रहे हैं। हाँ, ये इसमें भी टाइम बचाना है, क्योंकि कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, फिर उनको यही प्रॉब्लम आती है कि इस वर्ड का क्या हिंदी में मतलब है, पहले देख लो। तो इसमें भी टाइम जाता है, ये पैसिव टाइम वेस्ट है। एक्टिव टाइम वेस्ट तो वो है कि चलो आप चलेगी वॉशरूम 15 मिनट के पेपर के बीच में। पैसिव टाइम वेस्ट क्या, आपको आ रहा है बट आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो अगर हम अपने एग्जाम के दौरान भी इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसिवली वेस्ट कर रहे हैं, फिर हमारे पास टाइम ही क्या बचेगा। फिर वो OMR भरवाने आ जाएंगे, इन्विजिलेटर आ जाएंगे साइन कराने, वो भी 10-15 मिनट का टास्क है पूरा। और मैम कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ऑफलाइन कहीं पे देने आ जाए हम टेस्ट वगैरह, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं। अड्डा इज प्लानिंग दिल्ली वाले बच्चों के लिए, और जब होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना एंड में ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा वो देती है। ऑफलाइन का ये है कि सेम मोड होता है, तो बच्चे बट बहुत सारे एनबीटीएस भी मंगा लेते हैं घर में, वो अपना सॉल्व कर लेते हैं। बट मैम ऑफलाइन का वो अपना माहौल, हाँ, प्लीज हम प्लान कर रहे हैं। वो तो कोई डाउट नहीं है मैम, चलो बस मार्क्स इंक्रीज करने हैं। मैंने बताया ना प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक पिलर कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे पिलर पे ध्यान देना है नीट के। बाकी मैम हो तो सकते हैं ना, जैसे मतलब कहते हैं कि नहीं 500 वाला 500, ऐसा कुछ नहीं है। PYQ सॉल्व करो, फिर उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, हो जाएगा। किसी के कहने पे आप क्यों जाते हो, दुनिया का काम तो कहना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब भी आपको बोलेंगे कि अरे 1 नंबर एक्स्ट्रा और ले आती, ये वाला कॉलेज मिल जाता। एम्स दिल्ली वाले जाने को बोलते हैं कि दिल्ली क्यों जाना है, वहां बिगड़ गया तो। अरे दुनिया का नाम है बोलना, वो नहीं हमें सुनना, हमें बस अपने आप को देखना है कि हमें सेल्फ डाउट ना है कभी भी अपने ऊपर। हमें हमेशा इंश्योर करना है कि हम जो जिस फील्ड जो हमने चूज की है उसे हम जस्टिफाई करें, अपना 100% एफर्ट दे उसके अंदर, और किसी को बोलने का मौका न दे कि हमने मेहनत की। ये बहुत जरूरी है। बस ये लास्ट के जो मंथ है इसमें ज्यादा डिमोटिवेशन आता है। इसमें तो बल्कि अब तुम्हारा अप मोटिवेशन होना चाहिए ना।
तो मैम वो भी तो था फियर कि बस आने वाला एग्जाम आने वाला। अब तो 5 महीने। हाँ मतलब अभी प्रैक्टिस करो, जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है ना, देखना उस बच्चे के ना अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अभी सिर्फ आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठे हो और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। अभी एक होती है रिलीजियस प्रैक्टिस कि सुबह मैंने बुक उठाई और उस चैप्टर के मैंने 150 क्वेश्चन लगाते, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। उस तक पहुंचना है। और मैम जैसे प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उसके लिए मॉड्यूल्स वगैरह इन सबको करेंगे, मॉड्यूल्स है, रैंक बूस्टर्स है, पीवाईक्यूज है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा और क्वेश्चन बैंक है, सब यूज करो, कुछ मत छोड़ो, जहां से मिले क्वेश्चन बस कर डालो। और जैसे मैम ऐसा करना है क्या एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में कितने चैप्टर्स कवर करें कि अच्छी रिवीजन हो जाए? डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट को तीनों सब्जेक्ट करने चाहिए जब आप प्रैक्टिस पे जा चुके हो। और मैम मेरे साथ क्या होता है टेस्ट की तैयारी करनी होती है ना, तो तीनों में से 2 की अच्छी हो जाएगी, एक ना एक तो रह जाता है, मतलब वो ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ता है जल्दी जल्दी। अभी टाइम कंस्ट्रेंट है बट अब नहीं होगा ना। हाँ, अब क्लासेस का टाइम बच जाएगा ना। अब आप क्रैश कोर्स की क्लासेस भी कर रहे हो तो उसमें तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो रिवीजन आपने कर ली, क्लास लगा ली, फिर 2 घंटे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही खेल है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी सिली मिस्टेक कम होगी, उतना ज्यादा आपके चांसेस टू स्कोर मोर देन 680 बढ़ेंगे। जितनी कम प्रैक्टिस होगी टुवर्ड्स 500 जो हो गया। और हम जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी बार-बार पढ़ो, तो आपके अकॉर्डिंग कितनी टाइम्स हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? कि हम तो आज तक पढ़ रहे हैं। मतलब वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता हो ना, वो कैच कर पा रहे हैं। ये हो जाता है, कैच की बात भी नहीं है, हर बच्चा डेली पढ़ता है एनसीईआरटी। हाँ। सारे, क्योंकि हर दिन जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेगा उतना कुछ नया देखने को मिलता है। बस जेनेटिक्स में थोड़ी कमांड करनी है, वो मेरा वीक है थोड़ा। हो जाएगा भी क्रैश कोर्स में ना, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी अंजलि के साथ जो उसकी अभी तक प्रॉब्लम थी प्रिपरेशन जर्नी में, आपकी कौन सी रिलेटेबल प्रॉब्लम थी आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उससे हमें भी पता लगेगा कि आप एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपकी रिवीजन नहीं हुई है, या अब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जितना बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे।